तो अरविंद केजरीवाल ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय और ना ही सचिवालय जा सकेंगे। जो कोर्ट का फैसला है उसके मुताबिक किसी सरकारी फाइल पर वो दस्तखत नहीं कर सकेंगे। अपने ट्रायल को लेकर सार्वजनिक बयान या टिप्पणी भी नहीं करने की उन्हें हिदायत दी गई है और किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत वो नहीं कर सकते हैं और इस केस से जुड़ी भी किसी आधिकारिक फाइल जो है उस तक उनकी पहुंच नहीं हो सकती है। तो इस तरह की कई पाबंदियां जो हैं वो कोर्ट ने ज़मानत देते वक्त केजरीवाल पर लगाई थी और अब यहां पर केजरीवाल ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। जेल से बाहर आते ही उन्होंने एक रैली की है आज और रैली में उन्होंने कहा है कि वो 2 दिनों के बाद इस्तीफा दे देंगे, वो कुर्सी पर नहीं बैठेंगे सीएम की, और जब तक जनता नहीं कहेगी कि वो ईमानदार हैं, वो गुनहगार नहीं है, तब तक वो दोबारा सीएम का पद नहीं संभालेंगे। और यहाँ पर जल्द चुनाव की बात भी अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के चुनाव भी महाराष्ट्र के साथ ही नवंबर में करवाए जाएं। उन्होंने कहा है कि मनीष सिसोदिया का भी यही मत है, जब तक जनता हम दोनों, क्योंकि जेल से होकर आए, तो जब तक जनता हम दोनों के पक्ष में फैसला ना सुना दे, जब तक जनता ये तय ना कर दे कि हम वापस कुर्सी पर बैठे, तब तक हम दोबारा अपने अपने पद नहीं संभालेंगे। तो मनीष सिसोदिया भी अपना पद जो है वो वापस नहीं संभालेंगे और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने जो है बड़ा ऐलान यहाँ पर कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। तो आम आदमी पार्टी की रैली में अरविंद केजरीवाल ने कुछ और बातें भी कही, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने कोशिश की थी जेल से जब एलजी को चिट्ठी लिखने की, तो उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त को मैं मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पर मौजूद नहीं है तो आतिशी को तिरंगा फहराने दिया जाए, लेकिन उन्हें उल्टा धमकी मिली कि उन्हें परिवार से भी मिलने नहीं दिया जाएगा। जेल से कुछ अनुभव भी उन्होंने साझा किए। यहाँ पर बीजेपी की सरकार को उन्होंने तानाशाह भी बताया और कहा कि मुझे जेल भेजने का मकसद आम आदमी पार्टी को तोड़ना था। हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हेमंत अत्री हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ अरविंद मोहन है, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर एक नई खबर जो है यहाँ पर अरविंद मोहन जी सामने आई है। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर इस्तीफे का ऐलान किया है, किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, अब इस्तीफा देने का कोई बहुत वैसे नैतिक मतलब नहीं है। नैतिक पक्ष से जो भी लिया जाए, ये राजनीतिक मूव है और राजनीतिक मूव दिल्ली में पिछले काफ़ी समय से, मैं कहूँगा पिछले लगातार जब से आप जीती है तब से और पिछले 3-4 साल से तो काफ़ी तेजी से एक दूसरे को पटकनी देने की बीजेपी और या केंद्र और राज्य सरकार के बीच ये पटकनी चल रही। तो अभी जमानत मिलने के बाद एक लाभ की स्थिति बनी है आपके लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए। तो वो चाहते हैं कि उसके बाद फिर उसको और ज़्यादा लाभ में बदला जाए, क्योंकि पिछली दफ़े जब जमानत मिली भी थी विधानसभा लोकसभा चुनाव के समय और कांग्रेस से अलायंस था, इसके बावजूद आपको बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। तो उतना को वो मानते हैं। अभी हरियाणा के लिए भी लक्षण उनके लिए कोई बहुत अच्छे नहीं, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल होशियार पॉलिटिशियन हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं। तो वो इस अब जो मिला है मौका उसको बड़ा बदलना चाहते हैं। लेकिन ये दाव पेच मुझे लगता है कि लोग ना समझते हों, ना समझेंगे, ये कहना मुश्किल है। अब ये जरूर है कि बीजेपी भी क्या करती है वो देखने की चीज़ होगी और उससे भी ज़्यादा बड़ा कि आपके कार्यकर्ताओं पे क्या असर पड़ता है, क्योंकि आम लोगों के पहले बीच में कार्यकर्ताओं का एक काफ़ी बड़ा मजमा है, आपके हाथ में तो और भी ज़्यादा है। तो वो लोग किस तरह से इस फैसले को लेते हैं वो देखने की चीज़ होगी और मेरे ख्याल इस्तीफा दे के और पद से बाहर होके संगठन पे ज़्यादा समय देने का उनके पास वक्त हो जाएगा। अब लीडरशिप को चैलेंज वाली स्थिति उनकी आपके अंदर तो नहीं है। सरकार की चैलेंज तो लगातार है, आपके अंदर उनकी या मनीष की लीडरशिप को लेकर अब किसी किस्म का चैलेंज नहीं है। तो वो किसी भरोसे के अपने, मेरे ख्याल आतिशी का नाम अभी तक जो लक्षण लग रहे हैं उसमें सबसे आगे होना चाहिए। किसी भरोसे के व्यक्ति को बैठा के और फिर आगे अपनी पॉलिटिक्स करें। औरत को आगे करने से एक लाभ वोटरों में संदेश भी जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा खेल ये लोग करेंगे। अब वही है कि कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह आता है और आम लोग खेल पे कितना जी सहमत। बिल्कुल। हेमंत अत्री जी, यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी तो उसमें सशर्त जमानत उन्हें दी गई थी, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि ना तो वो कार्यालय जा सकेंगे मुख्यमंत्री के, ना वो सचिवालय जा सकेंगे, ना ही किसी फाइल पर दस्तखत कर सकेंगे। तो वैसे भी मुख्यमंत्री के तौर पर उनके जो काम थे वो करीब करीब उस पर पाबंदियां जो है वो लग चुकी थी कोर्ट की तरफ से जब उन्हें जमानत दी गई। तो ऐसे में यहाँ पर एक काफ़ी स्मार्ट मूव आप कहेंगे इसे? निश्चित तौर पे अदिति जी, देखिए अरविंद केजरीवाल बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है। वो हर चीज को राजनीतिक पैतरे में बदलना जानते हैं।
अगर नैतिकता की बात होती तो नैतिकता की बात तो ये थी कि आज से 179 डेज 180 दिन पहले जब उनको जेल भेजा गया तो तब इस्तीफा दे देते, और तब भी किसी को विधायक दल की मीटिंग बुला करके तब भी किसी को मुख्यमंत्री नॉमिनेट किया जा सकता था। तब उन्होंने ऐसा नहीं किया। तब उनको तमाम तरह की आशंकाएं थी कि कहीं कोई पार्टी में टूट ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अब चूंकि वो जेल से बाहर आ गए हैं और देश की शीर्ष अदालत ने एक इंस्ट्रक्शन दी है कि ना तो वो कार्यालय जा सकते हैं और ना ही वो किसी फाइल पे साइन कर सकते हैं। उसका मतलब बड़ा साफ है, और पिछले 180 दिन से भी ये बात साफ है कि दिल्ली के अंदर गवर्नेंस तमाम कारणों के चलते बैक सीट पे जा चुकी। मुख्यमंत्री जेल में थे और अब वो बाहर आए हैं तो उनके ऊपर वो रिस्ट्रिक्शंस जारी रहेंगी। ऑफिस नहीं जा सकते, फाइल नहीं निकाल सकते। बड़ा साफ है कि अब चुनाव में जाना है तो आपको तमाम फैसले लेने पड़ेंगे। बेशक केजरीवाल ने इस्तीफा दे देंगे 2 दिन के बाद, लेकिन जो भी मुख्यमंत्री आएगा, कार्यवाहक मुख्यमंत्री आएगा, वो सब उन्हीं के इशारों पर काम चलेगा। तो ऐसे में एक हाई मॉरल ग्राउंड लेकर के और अपने आप को जैसी भी मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारियां थी उनसे मुक्त करा के लोगों के बीच में खुद को एक भगत सिंह और शहीद के तौर पे पेश करेंगे केजरीवाल। उस काम के बाहर हैं और उसके हिसाब से वो हरियाणा में भी निकलेंगे और दिल्ली का चुनाव, जैसे उन्होंने अपील की है, मांग की है कि दिल्ली का चुनाव भी महाराष्ट्र के साथ कराया जाए। केंद्र सरकार की भी कहीं ना कहीं ये इच्छा है कि दिल्ली में जितना जल्दी हो सके आम आदमी पार्टी से मुक्ति पाए। अगर केजरीवाल इस स्टैंड पे कायम रहते हैं तो मुझे लगता है कि एक बार किसी को मुख्यमंत्री बना करके और वो कोशिश जितना जल्दी हाउस डिसॉल्व करवाया जाए, कुछ बड़े लोकप्रिय से फैसले करके पॉपुलिस्टिक, और उसके बाद वो भी विधानसभा को डिसॉल्व करके जल्दी चुनाव कराने की मांग कर सकते। बिल्कुल। तो यहाँ पर जी, तो यहाँ पर अरविंद जी जो बात हेमंत अत्री जी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत तो आनी नहीं है, क्योंकि लंबे वक्त से वो अपना पद जो है उस तरह से संभाल नहीं रहे थे। आतिशी हम देख रहे थे कि फैसले जो हैं वो ले रही थी यहाँ पर, और अब मनीष सिसोदिया जो थे वो भी जेल में नहीं, वो भी जेल में थे, वो भी पद नहीं संभाल रहे थे, वो इस्तीफा दे ही चुके थे। तो ऐसे में सरकार तो चल ही रही थी उस तरह से भी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत तो आनी नहीं है सरकार चलाने में। और विधायक दल की जब बैठक होगी तो उसमें एक बार फिर से उसी तरह का फैसला लिया जा सकता है। सरकार क्या चल रही थी, बस अब ये मानना चाहिए कि संगठन पे कब्जा हो गया। पूरी तरह से पार्टी में जो लग रहा था कि बीजेपी ने टूट करा ली है अंदर अंदर, और उस समय तक आप देखिए स्वाति मालीवाल की पिटाई इसलिए हुई कि उन पे शक था। यही राघव जो हैं अब सामने आए हैं, उस समय गायब थे, और विधायकों में भी काफ़ी सारी ये खबरें आने लगी थी कि टूट हो। उस संगठन जब पूरी तरह से लग रहा है कि भरोसे में आ गया आपने, तब जाके ये कदम उठाए गए हैं। तो इसका एक राजनीतिक मतलब होगा, और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं पे और बाकी लोगों, लेकिन आम वोटर पे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा असर होता दिख नहीं रहा है। और जो बेवकूफ़ियाँ उन्होंने पिछली दफ़े की, खासतौर पे स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस में बुला के पिटवाने का, मेरे क्या, और जमानत पे आप हैं दिल्ली में, राज्यसभा के मेंबर किसी महिला को बुला के आप घर पे पिटवाते हैं, तो इस बेवकूफ़ी ने बहुत नुकसान किया है। तो इसलिए आम वोटर पे कितना फ़र्क पड़ेगा एक दफ़े में ये कहना मुश्किल है। और हरियाणा में अगर हो गया होता है अलायंस तो पॉसिबल है कुछ सीटों के लिए गुंजाइश बनती। मेरे ख्याल अब उनकी गुंजाइश बहुत ज़्यादा है नहीं, वो कितना भी मेहनत करें। तो इन सब का निगेटिव असर होगा। इन सब के काट के तौर पे वो इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, एक हाई मॉरल ग्राउंड लेंगे, अपने कार्यकर्ताओं पे पहले सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि वो लोग उनके मुरीद हों और पूरे मेहनत से फिर लगे। बीजेपी क्या करती है ये भी एक दिलचस्पी का पॉइंट होगा, क्योंकि लगातार बीजेपी उनके खिलाफ लगी हुई है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ जायज कुछ नाजायज हर किस्म की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सारे तो ऐसे उपराज्यपाल के भी आए हैं जिससे लग रहा है कि वो गवर्नेंस में उनकी कोई, सारी ब्यूरोक्रेसी दिल्ली की बैठी पड़ी है हाथ पर हाथ धर के। एक IAS अफसर, एलाइड अफसर अरविंद के साथ काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ऊपर से जो इशारे होंगे वो लोग उससे बंधे होते हैं। तो इसलिए शासन नामक कोई चीज़ रह नहीं गई। तो अब उसके सहारे बहुत ज़्यादा कुछ फैसले करके पॉपुलर, वो जैसा हेमंत जी बोल रहे थे कि वो कुछ पॉपुलर फैसले करके उसको चुनाव में ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन असली लड़ाई मुझे लगता है कि अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना, बीजेपी के खिलाफ एक नैतिक पोस्चर लेना, यही रह गई है, और ये दांव उसी के लिए। बिल्कुल। हेमंत जी, यहाँ पर अरविंद मोहन जी कह रहे हैं कि जनता के बीच बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन क्या आप इस बात से सहमत हैं? लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी का पलड़ा भारी रहा हो, लेकिन हम विधानसभा चुनाव में हम देख चुके हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की एक तरह से लहर रहती है, और कहीं ना कहीं जनता के मन में ये बात रहती है कि बीजेपी से या केंद्र से जो खींचतान रहती है, उसके चलते बहुत से दिल्ली के काम है जो वो अटके पड़े हुए हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं?
नहीं अदिति जी, एक बात बड़ी स्पष्ट है। देखिए अरविंद जी सीनियर है, बहुत बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली में पिछले 3-4 साल से मैं देख पा रहा हूँ, खासतौर पर पिछले 1 साल से, वहां पर गवर्नेंस, बिल्कुल गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं बची। आप सड़कों पर निकल जाइए, सड़कों की जो हालत है आज, आपको अगर 4 किलोमीटर चलना हो तो 2-2 घंटे लगते हैं। इतने खड्डे हैं सड़कों के अंदर, ये नहीं पता लगता कि सड़कों में खड्डे हैं या खड्डों में सड़क। ये पूरी दिल्ली का हाल है। उसके बाद आपने दिल्ली में जो राजेंद्र नगर वाली जो हरकत देखी, पानी किस तरीके से जो बाढ़ टाइप की स्थिति पैदा हुई, बिल्कुल अन्य ट्रेनी बच्चों की जो आईएएस की कोचिंग ले रहे थे, उनकी कैसे दर्दनाक मौत हुई। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो प्रशासन की जो जवाबदेही होनी चाहिए, आपके पास तो एक नैतिक ये है कि हमारे तो मुख्यमंत्री जेल में। मुख्यमंत्री जेल का मतलब ये नहीं कि आप सारी दिल्ली को जेल में डाल देंगे। आप सड़क पर नहीं निकल सकते, आपके पास किसी भी तरीके की तमाम कोई समस्याओं को एड्रेस करने का कोई वो नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है। आप आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हैं, आम आदमी पार्टी भाजपा पर आरोप लगाती है। ये सारी बातें पॉलिटिकली ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट द गवर्नेंस? आप देश की राजधानी है भाई, देश की राजधानी के अंदर जिस तरीके का मॉडल क्रिएट किया, चाहे वो कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, चाहे वो आम आदमी पार्टी, वो दोनों ही गलत है। एक चुनी हुई सरकार है, एक चुनी हुई एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है, दोनों की अपनी सीमाएं हैं, दोनों को मिलजुल कर दिल्ली को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए थी। वो किन्हीं भी कारणों से अगर गवर्नेंस प्रभावित होती है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी मुझे लगता है आदित्य जी फिक्स होनी चाहिए, जिसकी भी गलती है। यहाँ तो उल्टा बिल्कुल है। हेमंत जी, मैं उसी का जिक्र कर रही हूँ, मैं उसी वही आपसे पूछ रही हूँ कि क्या यहाँ पर सहानुभूति वोट हासिल करने की जो बात आएगी उसमें आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है क्या? कि हमारे तो नेता जो हैं वो भी जेल में डाल दिए जाते हैं, हम कोई फाइल देते हैं तो वो एलजी साहब के सामने अटका दी जाती है, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं गवर्नेंस की, हर बार जनता इतनी तकनीकी बारीकियों में जा नहीं पाती है। नहीं आदित्य, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन सवाल तो ये है ना कि आप ये कब तक उंगली कटा के शहीद होते रहे? अगर किसी कारण से, मैं कहता हूं आपको राजनीतिक बदले की भावना से ही जेल में भेजा गया, तो आपका नैतिकता तब कहां गई थी? आप तुरंत इस्तीफा दे करके किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर जाते। 6 महीने दिल्ली का तो ये हाल ना होता ना, ये कोई फाइल साइन ही नहीं हो पाएगी, कोई चीज स्टैंड स्टिल तो नहीं होगा ना कम से कम। तो अब तो देखिए एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो हालत आम आदमी पार्टी की है मॉरलिटी के नाम पे, वैसी ही लगभग हालत भारतीय जनता पार्टी की है। ये इस काम के माहिर हैं आम आदमी पार्टी के लोग कि वो उंगली कटा के शहीद होने में, आपको पता है किस तरीके से प्रचार का उनका जो सिस्टम है, पूरा नैरेटिव जिस तरीके से बिल्ड करते हैं, कभी रो पड़ते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को भी ये देखना चाहिए कि आने वाला चुनाव तो बिल्कुल सिर पे खड़ा है, और अगर वो प्रीपोन हो गया तो बिल्कुल तो महाराष्ट्र के साथ ही अनाउंस हो जाएगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी को भी ये देखना चाहिए कि वो इनको इस तरह की बहानेबाजी का मौका ना दे, इस तरह के लेम एक्सक्यूजेस ना दे, और इनको दे शुड होल्ड देम टू अकाउंट। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो स्थिति इनकी है, कमोबेश वही स्थिति दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की भी है। उनके पास भी कोई बहुत महान चेहरा नहीं है, उनके पास भी कोई संघर्ष की कोई इस तरह की वो नहीं है, केवल एक पॉलिटिकली उसके हिसाब से दोनों ने मिलकर के, और मैं कहता हूं कांग्रेस भी बराबर की दोषी है इस मामले में। कांग्रेस बेसिक सीट एक भी ना हो, लेकिन उनके भी एक राजनीतिक पार्टी के नाते एक नैतिक दायित्व तो था ना दिल्ली के, तो वो इंडिया अलायंस के चक्कर में नहीं बोलते। सवाल तो ये है कि हु इज सफरिंग, जो दिल्ली की जनता है वो आखिरकार दिल्ली की जनता जो है वही नुकसान उठा रही है। अरविंद जी, इसी संदर्भ को मैं आगे बढ़ाते हुए बात रखना चाह रही हूँ कि हरियाणा की बात अगर छोड़ भी दी जाए तो यहाँ पर तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का जो मकसद है वो दिल्ली के चुनाव ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मैं घर घर जाऊंगा, जनता के बीच जाऊंगा, जब तक जनता मुझे ईमानदार नहीं कर देती, मेरे पक्ष में वोट नहीं देती, तब तक मैं वापस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। और अगर आप बीजेपी की स्थिति देखें विधानसभा चुनाव के लिहाज से, कोई बहुत बड़ा चेहरा यहाँ पर नहीं है, आपसी कलह जो है वो दिखती रहती है, संगठित यहाँ पर उतनी पार्टी नजर नहीं आती। विधानसभा के लिहाज से अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी इसमें फायदा उठा सकती, वक्त है उनके पास अभी दिल्ली के चुनाव को देखा जाए तो। नहीं, वोटिंग दो तरह से होती रही है, और अब तो म्यूनसिपैलिटी में भी आप की मेजोरिटी आ गई, तो वोटिंग जनता दो तरह से करती रही है। लेकिन उसमें ये इम्प्रेशन जनता के मन में था अरविंद केजरीवाल और आपके लोग काम करने में, और खास तरह से काम करने में, ईमानदारी में काफी आगे। मेरे ख्याल से जो शासन इस बीच चला है उसने, और जो मामले आए हैं शराब के, और जिस तरह से बेचैन होके इस पार्टी ने शराब के ठेके बांटे या और इज्जत और इस तरह के जो एलिगेशंस लगे हैं, तो सीएम साहब ने तो जनता के बीच में रख दिया है कि अगर वो सोचते हैं कि ईमानदार हैं तो भारी बहुमत के साथ फेस फेस। आपको क्या लगता है सीएम को इस्तीफा देना चाहिए? सीएम ने जो घोषणा की, क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है, और दिल्ली तय करेगी कि मुख्यमंत्री ईमानदार
ईमानदार हैं कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उनपे तौमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर, और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था, वैसे ही दिल्ली की जनता उसके ठीक उलट अपने हाथ पर लिखेगी कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है। तो यहाँ पर कैलाश गहलोत और सांसद राघव चड्ढा को हम सुन रहे थे, जो कह रहे हैं यहाँ पर कि अग्नि परीक्षा देने को तैयार हो गए हैं केजरीवाल, और अब दिल्ली की जनता जो है वो खुद लिखेगी। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में यहाँ पर राघव चड्ढा, अरविंद जी बात करते हुए नजर आ रहे थे कि अब दिल्ली की जनता अपने हाथ पर लिखेगी, दीवार फिल्म की तर्ज पर, कि केजरीवाल जो है वो ईमानदार हैं। तो यही बात अरविंद जी आप जिसका जिक्र कर रहे थे कि इसका फायदा उठाती हुई आम आदमी पार्टी जो है विधानसभा चुनाव में खासकर नजर आने वाली है। निश्चित रूप से ये जो है, लेकिन जो अग्नि परीक्षा दिल्ली के लोगों की हो रही है उसकी जिम्मेवारी किस पे है? वो लेफ्टिनेंट गवर्नर पे है कि चीफ मिनिस्टर पे है? ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और वोटिंग करते समय हम सबको ये ध्यान में है, या दिल्ली के लोगों को ध्यान में है, कि तब भी केंद्र में बीजेपी की सरकार रही और शीला जी की सरकार यहाँ थी। वो भी सरकार कोई बहुत फेवरेबल नहीं थी, बहुत मदद करने वाली नहीं थी केंद्र की। लेकिन शीला जी ने किस तरह से इसी बीच अपना मैंने शीला जी का जो इकबाल कही है आप शासन का, IAS अफसर से लेके सारे लोगों पे, आम लोगों पे, और जितने प्रोजेक्ट्स उन्होंने करा लिए, करप्शन के चार्जेज आए, वो एक अलग प्रकरण है। लेकिन दिल्ली को बदलने में शीला दीक्षित ने जितनी बड़ी भूमिका निभा ली, इतने ही अधिकारों के साथ, जिसको लेके अरविंद केजरीवाल पहले दिन से उलझे हुए हैं, और इसी बीजेपी के केंद्र सरकार। तो इसलिए वो ठीक, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी और वो परेशान कर रहे हैं, लेकिन आपको भी शासन करने नहीं आ रहा है। आप भी जो चाहते हैं जिस तरह से शासन करना, अब पंजाब की पुलिस यहाँ अरेस्ट करने पहुंच जा रही है। कल को दिल्ली पुलिस अगर आपके हाथ में हो जाए तो आप PM हाउस पे रेड कराने लगेंगे, जो आपके लक्षण है उससे। तो इसके शासन कैसे, वो आपके यहाँ से अफसरों को हटा दे रहे हैं या उनको काम नहीं करने दे रहे हैं, वो एक पॉइंट है। लेकिन आप भी उनके साथ कोई बहुत मिला के चल रहे हैं या दिल्ली के हक में ही काम कर रहे हैं, ये आपने बहुत ज़्यादा साबित नहीं किया है। और 10 साल निकल गए हैं। अब कुछ चीज़ें जरूर अच्छी हुई हैं, कुछ शिक्षा का काम, स्वास्थ्य का काम, लेकिन दिल्ली बदल गई हो स्वास्थ्य में और शिक्षा में भी, ये मुझे नहीं लगता। अभी भी दिल्ली के अस्पतालों की जो हालत है, या दिल्ली के में जो पानी और जो बार बार समस्या बने, इतने आफत जब भी आते हैं, अभी भी भविष्यवाणी की जा सकती है कि 1 महीने के बाद से धुआं काला घेर लेगा सारी दिल्ली को, और फिर यहाँ स्मॉग जो है वो कितनी, और तब तक उसमें कोई शासन की तरफ से तैयारी हुई हो, या जो तैयारी की गई उसमें कम दलाली ली गई हो, और वो बड़े फंक्शनल हों, बड़े बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसा कोई लक्षण नहीं आया। ले दे के शराब का रेवेन्यू है, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा उत्साहित रहे हैं, और हो सकता है कि आप अपेक्षाकृत ईमानदार हों, लेकिन कोई दिल्ली ऐसी बदली हो 10 बरस में, और अगर 10 साल में आप बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में फिर आपके दावों का कोई बहुत ज्यादा मतलब। 10 साल बहुत बड़ा पीरियड है। 10 साल एक और बड़ा दिल्ली के वक्त लोगों ने होता है। और आंख मूंद के दिल्ली के लोगों ने आप पे भरोसा किया है, इतना ज्यादा भरोसा किया है कि बीजेपी की और कांग्रेस की जमानत जब्त क्या कहिए, उससे भी अगर नीचे की स्थिति है तो वहां लोगों ने पहुंचा दिया। इसके बाद भी आपसे नहीं चल पा रहा है, तो सिर्फ बीजेपी को दोष देने से काम नहीं करे। बीजेपी की अपनी योग्यता अयोग्यता है, लेकिन आपकी अपनी भी है। लेकिन हेमंत जी, जिस तरह से आप दोनों ही
वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप दोनों ने ही कहा कि केजरीवाल मंझे हुए पॉलिटिशियन है। जिस तरह से वो अब तक की अपनी रणनीतियां चलते रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं मुकाबला या कहीं चुनौती तो दी है अच्छी खासी बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी, और उन्होंने कम समय में दिखाया है कि किस तरह से पार्टी जो है उन्होंने एक मजबूत संगठन अपना खड़ा कर लिया है। ऐसे में ये जो इस्तीफे का मूव है, ये कहीं ना कहीं चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो, इनके सरदर्द की वजह तो बनेगा। नहीं अदिति जी, इन्होंने क्या किया बेसिकली, भारतीय जनता पार्टी तो पहले से कोशिश कर रही थी कि चुनाव दिल्ली में जल्दी करा लिया जाए, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो मेंटली रेडी भी थे। लेकिन उनको ये लगता था कि केजरीवाल चूंकि जेल से आए हैं, लगभग 6 महीने निकल गए, तो वो अब कुर्सी से चिपकना चाहेंगे। लेकिन और इन्होंने उनको रॉन्ग फिट पे पकड़ लिया एक तरीके से, कि मैं अपनी तरफ से ही घोषणा कर देता हूं 2 दिन के बाद। तो इसको कहते हैं पॉलिटिकल पोस्चरिंग, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरी हम बात कर रहे थे, आप देखिए घोषणा हुई नहीं और अभी क्या कह रहे हैं वो, कि अग्नि परीक्षा के लिए तैयार, मेरा केजरीवाल ईमानदार। आप नैरेटिव देखिए क्या है। मेरा ये कहना है कि आप अपनी पॉलिटिक्स करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जिसको जो पॉलिटिक्स करनी है करे, लेकिन गवर्नेंस इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। आपके आपस की लड़ाई के अंदर जो दिल्ली जैसा शहर है, उसको आप नरक क्यों बढ़ाने पे लगे हुए? ये ब्राउनी पॉइंट्स आप करते रहिए पॉलिटिकल, लेकिन जो गवर्नेंस है वो बैक सीट पर क्यों जाए? और मैं तो ये कहूंगा कि आम जनता भी उनको फ्रीबीज, देखिए हर आदमी को वोट देने का अधिकार है, अपना फैसला करने का अधिकार है, लेकिन ये फैसला मेरिट्स पे होना चाहिए, चाहे वो बीजेपी का मामला हो, चाहे आम आदमी पार्टी का मामला हो, चाहे कांग्रेस का मामला हो। और वो फैसला किस बात पे हो, कि जो ये बहानेबाजी की जा रही है, जैसा अरविंद जी भी कह रहे हैं कि 10 साल से आप यही किए जा रहे हो कि मुझे काम नहीं करने दे रहे। यही व्यवस्था तो शीला जी के टाइम में भी थी, पूरी दिल्ली बदल गई थी, कितने आपने देखा, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना, कितने फ्लाईओवर्स बने, सारी चीजें बनी। तो केजरीवाल को कहीं ना कहीं ये भी बताना चाहिए, आप 2 ही बात कहते हैं बस, स्कूल और अपना स्वास्थ्य, स्कूल और स्वास्थ्य, इसमें आपने काम किया, उसको भी बेहतर किया जा सकता था अगर आप केंद्र से ना उलझते तो। और बीच का रास्ता भी एक होता है, आपको पता है केंद्र ताकतवर है, तो क्या आप उनसे मिलकर नहीं चल सकते? कांट यू फाइंड ए मिडल पाथ? और ऐसी कौन सी मूंछ की लड़ाई है कि जो दिल्ली के कल्याण से बड़ी चीज हो? मान लीजिए अगर भारतीय जनता पार्टी आपकी बात नहीं भी मान रही है, तो उसके लड़ने का भी एक तरीका है ना। या आप जेल में चले जाएंगे, आप 6-6 महीने तक फाइल साइन नहीं कर पाएंगे, जेल से बाहर आने के बाद भी साइन नहीं कर पाएंगे, हो सकता है आपका ब्राउनी पॉइंट बने हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उसमें गवर्नेंस कहां गई? सफर किसने किया? सफर दिल्ली ने किया। तो केजरीवाल साहब को जितना जल्दी हो सके ये अपना इस्तीफा दे करके किसी वर्किंग चीफ मिनिस्टर को, जो भी आप काम कर सके, चाहे वह अतिशी ही हो इन दिस केस मोस्ट लाइकली, वो बेशक जनादेश के लिए जाए, लेकिन वो ये भी देखे कि उन्होंने 10 साल में क्या किया और क्या नहीं किया। हर चीज के लिए केंद्र जिम्मेदार नहीं हो सकता, हर चीज के लिए एलजी जिम्मेदार नहीं हो सकती। कल्याणकारी कार्य सरकार चाहती तो सेम पेज पर आकर के एलजी के साथ मिलजुल कर सकती थी, जो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं उसकी बजाय राजनीति करती ज्यादा दिखाई दी, और भाजपा तो ये काम कर ही रही थी। तो अल्टीमेटली सफर दिल्ली की जनता ने किया देती थी, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अनफॉर्चुनेट है। आफ्टर ऑल दिस इज कंट्रीज कैपिटल। बिल्कुल। इस तरह की सियासत की मुझे लगता है कि रिग्रेसिव पॉलिटिक्स चाहिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। जनता को मेरिट्स पे फैसला करना चाहिए कि उसको क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कैसे चाहिए। बिल्कुल, जब से ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही हेमंत अत्री जी, कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में है, ये जो खींचतान है, ये जो लगातार आमने सामने की स्थिति है, ये हर मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में नजर आती है। यहाँ पर जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े, एक बार उन्हें फिर से बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने जमानत के बाद एक रैली करके एक बड़ा ऐलान यहाँ पर किया है। उन्होंने कहा है कि 2 दिनों के बाद मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा और तभी कुर्सी पर बैठूंगा जब जनता तय करेगी कि मैं ईमानदार हूं। तो सुनवाते हैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने उस रैली में क्या कुछ ऐलान किया है। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना।
अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना।